जय हिंद साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। हमने कहा मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो, जो मूल हो, उनके बिना जीवन संभव नहीं हो, वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। व्यक्ति की ऐसी मांगे जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार है। देखो, कोई भी जैसे अभी आरक्षण की मांग चल रही है या किसानों की जो मांग चल रही है अभी प्रेजेंट में, इसको किसी व्यक्ति ने उठाया होगा, व्यक्ति ने उठाया। अब समाज इसको क्या कर रहा है? पूरा समाज एक जो होकर के, जो किसान समाज है, किसान वर्ग है, वो उसकी क्या कर रहा है? पुरजोर से मांग कर रहा है। अभी इसको राज्य क्या देगा? मान्यता देगा। क्या देगा? राज्य मान्यता देगा। जब ये क्या बनेगा? अधिकार बनेगा। राज्य कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, समाज कह रही है कि हमारा क्या है? ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार कैसे बनती हैं? व्यक्ति पहले कोई इसकी क्या करता है? मांग करता है। समाज इसे स्वीकार कर लेता है कि जो मांग कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो राज्य इसको क्या कर लेता है? स्वीकार, समाज से स्वीकार कर लेता है। और राज्य से जब संविधान में मान्यता दे देता है तो ये क्या बन जाते हैं? अधिकार बन जाते हैं। और मौलिक अधिकार वो होते हैं जिन्हें फिर संविधान में क्या दी गई है? गारंटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार उन्हें कहते हैं। हमने देखा जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के कौन से भाग में? 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली है वो हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका में 1789 से 1791, फाइनली 1791 बिल ऑफ राइट्स के नाम से संविधान में नीचे अमेरिका में शामिल किए गए थे। जो भाग 3 है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो हमने देखा मैग्ना कार्टा की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से आई 1215 में। वहां के राजा जॉन किंग के द्वारा अपनी जनता को जो अधिकार प्रदान किए गए उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। जैसे कथन और कारण में सवाल बनता है कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसीलिए अगर मौलिक अधिकार भाग 4 में होते तो भाग 4 को क्या कहते? मैग्ना कार्टा कहते। 5 में होता तो मैग्ना कार्टा 5 को कहते। मैग्ना कार्टा जो कहते हैं वो कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमने देखा मौलिक अधिकारों को प्रकार देखे। हमने देखा कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं और प्रकृति ही इसकी क्या होती है? रक्षक होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमें उसी अनुसार दे रही है। हमने पेड़ों को काटा, प्रदूषण फैलाया, तो कई जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है, कई जगह कम हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, वर्षा नहीं हो रही, कई जगह जहां वर्षा नहीं हो रही थी वहां हो रही है, जहां हो रही थी नहीं हो रही थी। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। प्रकृति क्या कर लेती है? संतुलन स्वयं बना लेती है। जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो मानवों के साथ साथ जानवरों को भी प्रदान होते हैं, ये जानवरों को भी प्राप्त होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने यह अधिकार दिया है कि वो सांस ले, सूंघे, सुने, बोले, खाए। ये क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। ये किसी देश की सीमा में नहीं बंधे रहते। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे जापान जाओ, चाहे मंगल ग्रह जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सांस लेने का अधिकार है, सांस छोड़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, चखने का अधिकार है, टच करने का अधिकार है। और भी बहुत सारे अधिकार आपको प्रकृति ने दिए हैं, ये कहलाते हैं प्राकृतिक अधिकार। अब आते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकारों का जो जनक है वो है यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को अपने चार्टर में मानव अधिकारों को शामिल किया, 10 मानव अधिकारों को शामिल किया। इसलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो यूएनओ के चार्ट में मानव अधिकारों को रखा गया है उसमें 10 मानवाधिकार हैं और उसमें एक प्रस्तावना और मानव अधिकारों से संबंधित 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 30। और जो मानव अधिकार है इसका रक्षक भी यूएनओ है। और ये भी कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, परंतु ये केवल मानवों को प्राप्त होते हैं, जानवरों को प्राप्त नहीं होते। जबकि प्राकृतिक अधिकार मानवों के साथ साथ जानवरों को, जीव जंतुओं को भी प्राप्त होते हैं।
परंतु केवल जो मानव अधिकार हैं ये केवल मानवों को प्राप्त होते हैं और ये भी किसी देश की सीमा में नहीं बंधे रहते, ये सार्वभौमिक होते हैं। इनका जनक भी यूएनओ है और इनका रक्षक भी यूएनओ है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए आवश्यक हो। इसे मौलिक इसलिए बोलते हैं कि ये मूल होते हैं और इन्हें संविधान द्वारा गारंटी, सुरक्षा प्रदान की जाती है। गारंटी, सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है। आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। परंतु कुछ होते हैं संवैधानिक कानूनी अधिकार, उन्हें क्या है कि आपको गारंटी नहीं प्रदान की गई है। आपको एक जो न्यायिक लीगल प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले स्थानीय कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उन्हें कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे हमारा जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था, परंतु इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार से हटा करके एक मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। संविधान के भाग 3 से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब ये क्या रहा? कानूनी अधिकार बन गया। अब देखो, जो इसका मतलब ये नहीं कि मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। ये असीमित नहीं होते। मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत असीमित मात्रा में मिलेंगे, असीमित नहीं होते, असीमित नहीं होते, परंतु ये बाध्य योग्य है। परंतु यह कैसे हैं? बाध्य योग्य है, बाध्य योग्य है। यानी न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है। देखो, असीमित तो नहीं होते, परंतु ये क्या है? बाध्य योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अर्थात इनका उल्लंघन होने पर, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर हम सीधे डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि क्या नहीं होते? असीमित नहीं होते, परंतु क्या होते हैं? बाध्य योग्य होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। इनका उल्लंघन होने पर हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो, संसद इनको कम कर सकती है, असीमित इसलिए नहीं होते, परंतु संसद इनके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। कैसे लिखेंगे? संसद संशोधन तो कर सकती है, कर सकती है, परंतु इनके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। और देखो, हमने देखा कि कुछ मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। हमने ये देखा भी, ये 5 अनुच्छेद केवल किसको प्राप्त होते हैं? नागरिकों को प्राप्त होते हैं, नागरिकों के अलावा अन्य किसी को प्राप्त नहीं होते। ये केवल किसको प्राप्त होते हैं? नागरिकों को प्राप्त होते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। देखो साहब, ये देखा हमने देखा कि अधिकांश मूल अधिकार, अधिकांश, मैं शॉर्ट में इसे एफआर लिखूंगा। अगला देखें, अधिकांश एफआर व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जैसे 14, 15, 16, 19, 21। परंतु कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ एफआर राज्य को व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त होते हैं, व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त होते हैं, जैसे 17, 18, 23, 24 आदि। देखो, इस लाइन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो अधिकांश एफआर होते हैं, अधिकांश मूल अधिकार होते हैं, वो व्यक्तियों को जो स्टेट है, जो राज्य है, स्टेट का मतलब देखो, अभी मैं परिभाषा बताऊंगा। स्टेट का, राज्य का मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब यह हमारे केंद्र पूरे भारत से है। राज्य का मतलब क्या है? यहाँ यूपी एमपी से नहीं है। अभी इसकी परिभाषा को आगे समझेंगे तो तब देखेंगे। यानी भारत सरकार से। अभी तो ये समझ लो हाल फिलहाल 5 मिनट तक के लिए, जो अधिकांश जो एफआर होते हैं वो व्यक्तियों को या नागरिकों को किसके खिलाफ प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जैसे राज्य क्या करेगा? विधि के समक्ष समान होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। वो व्यक्ति कह सकता है कि हम विधि के समक्ष सभी क्या हैं? समाप्त हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। राज्य के विरुद्ध, राज्य को कार्य करने से रोकते हैं, उसकी शक्ति को सीमित करते हैं। इसलिए ये किसको प्राप्त है? व्यक्तियों को। जैसे अनुच्छेद 15 ये कहता है राज्य, कौन? राज्य धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि हम इस धर्म के व्यक्तियों को ले लें, इस जाति के व्यक्तियों को ले लें, इस वंश के व्यक्तियों को ले लेंगे, इस राज्य के व्यक्तियों को ऐसा विशेष कर देना। उसके लिए सभी समान होंगे, वो भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे अनुच्छेद 16 यहां पर भी राज्य को उसकी शक्तियों पर रोक लगाई गई है, उसके कार्य करने को सीमित किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
19 को मैं राज्य बोलने से नहीं रोक सकता, हमें लिखने से नहीं रोक सकता, हमें संगठन बनाने से नहीं रोक सकता, हमें अपना प्रचार करने से नहीं रोक सकता, हमें संगठन बनाने से नहीं रोक सकता, हमें व्यापार करने से नहीं रोक सकता। हम कहीं भी निवास करेंगे तो राज्य की शक्ति को क्या करते हैं? सीमित। राज्य हमारे जो प्राण हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसे कम नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। परंतु देखो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य को किसके खिलाफ प्राप्त हैं? व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त हैं। जैसे ये कह रहा है राज्य है ना, वो इसको कम करेगा, उपाधियां नहीं धारण करने देगा व्यक्तियों को कि भाई मैं पहले राजा था, मैं महाराजा था, मैं अधिराज था, मैं ये था ना। अगर व्यक्ति कहीं किसी का शोषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी का जो मालिक है वो व्यक्तियों को क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, फ्री में कार्य करा रहा है, अधिक घंटे टाइम काम करा रहा है, तो राज्य को क्या मिल जाएगी? शक्ति प्राप्त हो जाएगी और राज्य उसके खिलाफ क्या ले सकता है? एक्शन ले सकता है। ये इसलिए किसके खिलाफ प्राप्त है? व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हुई बात यहां तक। यानी ये किसके खिलाफ प्राप्त है? व्यक्तियों के खिलाफ किसको प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। ये कैसे हैं? बाध्य योग्य है, इनमें संशोधन हो सकता है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है इनका उल्लंघन होने पर। इस तरह को हमने देखा। अब देखो हमारे जब संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार रखे गए? कितने रखे गए? तो स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे। क्या रखे गए थे? 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे। परंतु बाद में जो संपत्ति का अधिकार है, किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है, उसे मौलिक अधिकारों से हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसे कानूनी राइट्स बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी राइट्स बना दिया गया। तो लिखो, देखो मूल संविधान मेरा मूल संविधान मतलब जो संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 अनुच्छेद कौन कौन से में था? ये तो एक था 19G, कौन सा था? 19 व 31 से हटाकर 19 भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद कौन सा? भाग 12 के अनुच्छेद 321 में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
अर्थात वर्तमान में कितने अधिकार हैं, अर्थात वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं, इस प्रकार है। देखो, मूल संविधान में, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में ये 14वां नहीं है, 44वां है, 44, सॉरी, यानी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे, 7, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में, परंतु कौन सा संविधान संशोधन, पहले कितने थे, 7, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन से अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कहां से, भाग 3 से हटाकर अब कहां जोड़ दिया गया है, संविधान का कौन से भाग में। सवाल आता है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के कौन से भाग में जोड़ा है, तो कौन से में, 12 में, और उसके अनुच्छेद कौन सा है, 300 क में क्या बना दिया है, एक कानूनी, एक लीगल अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात वर्तमान में कितने अधिकार हैं, तो वर्तमान में तो कितने हैं, 6, परंतु मूल संविधान में कितने थे, 7, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 6, जो इस प्रकार हैं। उनके हम नाम लिखते हैं, वो कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं। जो इस प्रकार हैं, और वो देखते हैं। नंबर 1 पहला है समता कहो या समानता कहो, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये जो है, ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये है साहब अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला, अब आप कह रहे होंगे कि सर जो पहला तो आपने तो कहा था कि मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं। अरे बिल्कुल होते हैं। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद शुरू होते हैं, तो आपको आंसर देना है। परंतु ये आए समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक है। या पहले अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक है। अब मैं ये क्यों, क्योंकि अभी हम 12-13 पढ़ेंगे, इसमें क्या है, वो मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। मौलिक अधिकार क्या होंगे, राज्य क्या होगा, कौन किसके कैसे कानून बना सकता है, वो सारा हम देखेंगे अभी। देखो, दूसरा जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है साहब हमारा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक है, ये है साहब कहां से कहां तक, तो ये है 19 से 22 तक, 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है हमारा, राइट टू फ्रीडम। अब देखो, जो हमारा तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
वो कहां से कहां तक है? तो वो है देखो 23 व 24, 23 व 24 में। कौन से अनुच्छेद में? 23 और 24 में कौन किसका उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है साहब शोषण के विरुद्ध अधिकार का। इसके बाद हमारा जो चौथा अधिकार है वो है धार्मिक, राइट टू रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। कहां तक किया गया है? 25 से 28 तक। किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो अगला अधिकार है हमारा पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा, एजुकेशनल शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और ये है आपका अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद कौन सा है? 29 व 30 में। इसके बाद लास्ट आपका बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और ये है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। आप कह रहे होंगे सर फिर 30 का बुक, सॉरी 31 कहां गया? अरे आपको अभी बताया था ना किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो अभी इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखो साहब हमने पढ़ा कि हमारे मूल संविधान में या शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कब कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। किस अधिकार को हटा दिया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। वो पहले कहां पे था संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 19 में भी कुछ था और 31 में था। यहां से हटा करके कहां हटा दिया, कहां जोड़ दिया है? तो हमारा संविधान का भाग 12 है उसमें। और कौन से अनुच्छेद में? तो 12 में एक अनुच्छेद है 300 वे, उसमें जोड़ दिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 6। वो 6 कौन कौन सी है? देखो जो समानता है, राइट टू इक्वलिटी है, वो अनुच्छेद 14 से शुरू होती है और 18 तक। तो पहला सवाल तो यही आ गया कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में? ऑप्शन नंबर पहला 4, 5, 6, 3, 2। अरे आप कहोगे पहला ही ऑप्शन लगा दो, 4 से 14 से 18 कितने में? 4 में। ये कौन सा पूछने वाली है? अरे भैया ये 4 में नहीं है, 5 में। ऐसे गिनो 14, 15, 16, 17, 18 कितने हुए? 5 में। तो ये आडू सवाल है, मोटे मोटे समझ दो, ऊपर को सबको दिखता है। ये सवाल हमसे गलत हो जाते हैं, कम से कम ये तो गलत नहीं होने चाहिए। तो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। कुल कितने अनुच्छेद में? 5। कितने अनुच्छेद में? 15 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। अरे कितने अनुच्छेदों में किया गया है? 15 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है, मिलान करने के लिए आते हैं, इधर अनुच्छेद रख देंगे, इधर ये रख देंगे। तो कम से कम ये तो याद रखो पहले। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। कुल कितने अनुच्छेद हुए? 19 से 22 3 हुए। अरे ना, 4 हुए। कितने हुए? 4। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता,
आपका शोषण नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद कौन से में प्राप्त है? 23 और 24 में उल्लेख किया गया है। अभी इनको हम पढ़ रहे नहीं, अभी तो केवल इनकी लिस्ट बनाई है, अभी चुन चुन के पढ़ेंगे। 12 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 12 से। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता को। अरे व्यक्ति को अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कैसे करेगा, किस धर्म को मानेगा, किसको नहीं मानेगा, ये हमारा धर्म तो, हमारा भारत तो कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। ये व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को मानो, कुछ भी करो। राज्य धार्मिक कार्यों में क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य तो सभी धर्मों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। राज्य सभी धर्मों का क्या करेगा? सम्मान करेगा। क्या करेगा? सम्मान करेगा। राज्य किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। इसलिए तो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है। जहां हमने इसका अर्थ समझा था कि इसका जो अर्थ होता है, राज्य सभी धर्मों को समान बढ़ावा देगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के विकास के लिए कार्य करेगा। वो किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। परंतु हम धर्म विरोधी भी नहीं है। हम क्या करें? आपको ये व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है कि व्यक्ति किस धर्म को मानता है, किसको नहीं मानता, क्या करता है, क्या नहीं करता। राज्य इन कार्यों में तटस्थ रहेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारा अधिकार है। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार चौथा। देखो दोस्तों, पांचवा सॉरी, ये है हमारे अल्पसंख्यक वर्गों से है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे देश का जो निर्माण हुआ, अस्तित्व हुआ, वो विभाजन के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? विभाजन के आधार पर हुआ। तो हमको लगा, यहां पर संविधान सभा के सदस्यों को लगा, भारत की जनता को लगा कि यहां पर बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यक यहां पर घुटन महसूस ना करें, ऐसा महसूस नहीं करें कि हम जो बहुसंख्यक हैं उनके अधीन या उनके अनुसार चलेंगे ना। आपको संविधान ने स्वतंत्रताएं दी हैं, अधिकार दिए हैं, इसलिए आप उनके लिए प्रावधान किया गया कि उनकी ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। ये उनकी संस्कृति है, उनकी लिपि है, उनकी भाषा है, उनकी कल्चर है, अलग है। उनकी कल्चर, भाषा, संस्कृति, लिपि सब कुछ क्या है? अलग है। तो उनको सुरक्षित रखने का क्या है? अधिकार है। उनको अपनी, अब बहुत कम होंगे तो अपने धर्म का क्या नहीं कर सकेंगे? प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे, अपने धर्म का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनको अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हो, अपनी शिक्षण संस्थाएं अलग से स्थापित कर सकते हो। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान के द्वारा। क्या किए गए हैं? संविधान किए गए हैं कि अपने धर्म का विकास कर सकते हैं। और इनके लिए राज्य भी क्या करेगा? सहायता देगा, हेल्प करेगा विकास को, क्योंकि ये क्या है? अल्पसंख्यक है। तो ये भारत में थोड़ा अलग फील नहीं करें, ऐसा नहीं करें कि भाई हम अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? जिनका लोग ज्यादा होते हैं, इनका जन ज्यादा होते हैं, उन्हीं का बहुमत, जिनका बहुमत वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या कहते हैं? भीड़ तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो लोग ऐसा नहीं समझें कि भाई हमारी जनसंख्या बहुत कम है, हम अल्पसंख्यक हैं, हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख सकते। जैसे नापाक पाकिस्तान में हो रहा है, नापाक पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पर हिंदुओं को या जो भी अल्पसंख्यक है, मैं देखो किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, परंतु वहां पर जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, खासकर हिंदू हैं, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को, उनके विचारों को, उनकी आजादी को, उनके खान पान को, उनकी रहन सहन को, उनकी रीति रिवाज को दबाया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि वहां पर हिंदू लड़कियों को जबरदस्त मुस्लिम बनाकर उनसे क्या की जा रही है? शादी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो और उनके लिए प्रयास किए हैं कि जो आप अल्पसंख्यक हो, आप अलग से अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करो, अपनी क्या करो? शिक्षण संस्था स्थापित करो, आप उनका प्रबंधन करो, अपने अनुसार चलाओ, अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, कैसे भी कुछ भी करो। और आपको रोक टोक नहीं, इसके लिए राज्य आपको क्या देगा? सहायता देगा। क्या देगा? सहायता देगा। आपको इसमें विकास में क्या होगा? भागीदारी होगा। यह है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब देखो, जो संवैधानिक, अब 31 में कौन था? संपत्ति का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह क्या है?
इसको भीमराव अंबेडकर ने यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा है। अरे इसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? बी आर अंबेडकर ने इसे, बी आर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अरे भाई अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। परंतु मैंने आपसे पूछा, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपको याद होना चाहिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। मैंने बताया ठाकुरदास भार्गव थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हुए थे डॉक्टर मोहम्मद इजातुल्ला, इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, जो बाकी के आपके जो अधिकार दिए हैं 5 तक, ये अधिकार नहीं होगा तो आपको इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा? आत्मा का। क्यों कहा, कैसे कहा, वो देखते हैं। क्योंकि जो आपके समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, कला संस्कृति का जो अधिकार है, इनका जब ही अस्तित्व है, जब ही महत्व है, जब तक ये अधिकार है। ऐसा इसमें क्या है? तो इसमें है इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और अनुच्छेद 226 के तहत क्या जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। और दोनों ही कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करेंगे। इनको डिटेल से पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, जो 5 रिटें हैं, इनको हम आगे जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, जब इनको पढ़ेंगे तो बाकी के जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका जब ही महत्व है जब तक ये अधिकार आपको प्राप्त है या संविधान में है। तो जब ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अरे इनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इसलिए तो कहा गया है क्योंकि इनको संविधान द्वारा गारंटी, सुरक्षा, कवच प्रदान किया गया है। इनका उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो और उनकी रक्षा के लिए वो क्या जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। इसलिए इन्हें संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये याद रखना। यहां तक की हमारी चर्चा हुई और इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा हमारा जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 32 से शुरू होते हैं। अरे कहां से शुरू होते हैं? सॉरी, 12 से शुरू होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 12। लिखो भाई अनुच्छेद 12। देखो 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। देखो दोस्तों, आपने यहां पर दी है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। राज्य क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है, देखो इस राज्य को हम डिफाइन करने से पहला थोड़े से एक अलग टॉपिक को देखते हैं, छोटा सा है 5 मिनट का। देखो एक बात बताइएगा आप कि आपने जैसे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ सिद्धांत देखे होंगे, तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें देवी सिद्धांत पढ़ा होगा, पितृ सिद्धांत पढ़ा होगा और प्राकृतिक सिद्धांत पढ़ा होगा। तो जो सबसे मान्य है वो प्राकृतिक है। देखो क्या है, देखो सबसे पहले कोई व्यक्ति आया ए,
कौन आया? ये आया। और ये व्यक्ति की धीरे 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 जो साइंस के अनुसार उत्पत्ति हुई, फिर मेल आई, फिर फीमेल आई, इस तरीके से। अब यहां पर कुछ जनसंख्या इकट्ठी हो गई। क्या हो गई? जनसंख्या। कुछ लोग इकट्ठे हो गए। जब ये लोग, कौन आया सबसे पहले? तो सबसे पहले आई कौन? जनसंख्या। कौन आई? जनसंख्या। तो जनसंख्या आई। अब ये जनसंख्या, पहले क्या होता था, एक स्थानांतरण होती रहती थी अपनी जीविका के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसती रहती थी। परंतु जब वो स्थायी खेती करने लग गए, पशु पालने लग गए, तो फिर वो एक जगह पर रुकने लगी। तो फिर जब एक जगह पर रुकने लगी, एक जगह पर खेती करने लगी, तो एक इन्होंने निश्चित सीमा निर्धारित कर ली। क्या कर ली? निश्चित सीमा निर्धारित कर ली कि इस स्थान पर हमारी क्षेत्र होगा, हम खेती करेंगे, इसमें हम करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? एक निश्चित भूभाग आ गया। क्या आ गया? दूसरा पॉइंट, सीमा निर्धारित हो गई। क्या हो गई? सीमा निर्धारित हो गई कि इस पर हम खेती करेंगे, यहां पर हम रहेंगे, हम पर यहां पर रहेंगे। एक क्या हो गई? सीमा फिक्स कर ली। कौन सी सीमा? बाउंड्री सीमा। क्या कर ली? तो निश्चित भूभाग आ गया। निश्चित भूभाग। अब ये इस तरीके से खेती करने लगे, और ये फिर इनमें क्या, एक दूसरे की जमीन को हड़पने का प्रयास करता, एक क्षेत्र में आता। तो इन्होंने क्या किया? इसके लिए आपस में एक समझौता किया। एक क्या किया? समझौता किया। कहा कि आप हमारे क्या हो? राजा हो। क्या हो? राजा हो। और आप हमें इनके बीच में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता, कि आप हमारे इन अधिकारों की रक्षा करोगे, हम आपको ये शक्तियां देते हैं। तो कौन आया? राजा आया। यानी कौन आया? राजा। राजा का मतलब वर्तमान में क्या है? सरकार। कौन आई? सरकार। तो तीसरे नंबर पर कौन आई? सरकार। अब देखो साहब, सरकार आ गई, ये शासन करने लगे धीरे धीरे। फिर बड़े बड़े राजा बन गए, बड़ी बड़ी क्षेत्रों पर ये राज करने लगे। फिर एक नई अवधारणा विकसित हुई कि हम क्या हैं? हम इस क्षेत्र के संप्रभु हैं, हम इस क्षेत्र की सारी शक्तियां रखते हैं, हम इस क्षेत्र के सर्वोच्च हैं। एक अवधारणा विकसित हुई, यानी आप हमारे क्षेत्रों में एंट्री नहीं कर सकते हो, हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। हम क्या हैं? यहाँ के मालिक हैं। हम क्या है? यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के हम संप्रभु हैं। तो जो नई अवधारणा निकल के आई, वो आई संप्रभुता की। संप्रभुता कह दो या संपूर्ण सोवरेनिटी कह दो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, या संप्रभु। संप्रभुता का जो उपयोग करता है, जो प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। देखो, ये जो चार है, ये ही राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ये क्या है साहब? ये राज्य के क्या हैं? ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। क्या हैं? राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इनको मिलकर के क्या बनता है? राज्य बनता है। यानी राज्य जब तक नहीं कहेंगे, जब तक एक निश्चित जनसंख्या नहीं होगी, उसके पास निश्चित भूभाग नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, संप्रभुता नहीं होगी। क्या नहीं होगी? संप्रभुता, सोवरेन। अब देखो, अगर मैं कहूं क्या 1947 से पहले हम राज्य थे? अरे भाई, हमारे पास जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग था, और सरकार भी थी, ब्रिटिश सरकार शासन करती थी। परंतु संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। संप्रभुता अंग्रेज हरामियों के पास थी, वही संप्रभु थे। उनकी जो रानी थी, महारानी थी, वो क्या होती थी? संप्रभु होती थी भारत की। क्या होती थी? संप्रभु। इसलिए 1947 से पहले हम क्या नहीं थे? संप्रभु नहीं थे। तो भारत संप्रभु कब बना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बना? वो बना 26 जनवरी, जब हमारे संविधान में, संविधान के अनुसार शासन होने लगा। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत को देखो, जिसके पास ये चार तत्व होते हैं,
4 क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? राज्य। अब मैंने कहा राज्य का मतलब भारत से है, ना कि यूपी से, ना कि एमपी से। अब देखो क्यों, क्या देखो मान लेते हैं अपना राजस्थान है, अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में अरे जनसंख्या है, पहला पॉइंट है, अरे है कि नहीं? जनसंख्या है भाई, खूब जनसंख्या है, निश्चित भूभाग भी है, अरे हमारी बाउंड्री है कि इतना इतना क्षेत्रफल है, इससे सीमा लगती है, इससे इसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट भी है, अरे सरकार है कि नहीं? अरे तोतला जी है कि नहीं? अरे है कि नहीं अशोक गहलोत जी? ये देखो संप्रभुता। अब आता है नंबर पॉइंट, संप्रभुता है क्या? तो देखो जो संप्रभुता होती है वो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक, आंतरिक और बाह्य। और आंतरिक भी नहीं है पूरी तरह, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई कानून है, केंद्र सरकार का कोई आदेश है तो राजस्थान को लागू करना पड़ेगा। देखो आंतरिक रूप से तो संप्रभुता है अशोक गहलोत जी के पास, राजस्थान के भीतर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु क्या अशोक गहलोत जी पाकिस्तान से कोई संधि समझौता कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए अशोक जी के पास आंतरिक संप्रभुता है और वो भी पूरी तरह नहीं है, और बाहरी संप्रभुता तो बिल्कुल नहीं है। कोई विदेशी निर्णय लेने हैं वो सिर्फ कौन ले सकते हैं? मोदी ले सकते हैं। इसलिए राजस्थान एक राज्य नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार राजस्थान तो क्या है? एक इकाई है। राज्य कौन है? भारत है। राज्य कौन है? भारत है। राजस्थान तो उसकी क्या है? एक यूनिट है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा। हमारी क्लास होती है कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।